हिमाचल प्रदेश में जमीन का मालिक होना सोचकर ही लगता है ना कि क्या खूबसूरत सपना है। पहाड़, वादियां। लेकिन इस सपने के साथ जुड़ा है एक बहुत बड़ा सवाल और उससे भी ज्यादा गलतफहमियां। तो चलिए आज इन्हीं परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि हिमाचल के भूमि कानून की असली सच्चाई आखिर है क्या। यही वो सवाल है जो सबके मन में आता है ना? कि क्या सच में हिमाचल में बाहर का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद ही नहीं सकता? क्या ये पूरी तरह से नामुमकिन है? तो इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। असल में ये मामला ऐसा नहीं है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। नियम हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वो पूरी तरह से रोक नहीं लगाते। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये नियम असल में कहते क्या हैं। इस पूरी कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो है हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का एक खास सेक्शन 118। यही वो कानून है जो तय करता है कि हिमाचल में जमीन कौन खरीद सकता है और कौन नहीं। तो ये सेक्शन 118 करता क्या है? देखिए, आसान भाषा में ये कानून उन लोगों को जमीन खरीदने से रोकता है जो राज्य के कृषक नहीं हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई ये कृषक कौन होता है? बस सारा खेल इसी शब्द का है। यहां कानून ने एक बहुत साफ लकीर खींच दी है। एक तरफ है कृषक, मतलब वो हिमाचली जिनके पास पहले से खेती की जमीन है, वो और जमीन आसानी से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ है गैर कृषक, और इसमें सिर्फ बाहरी लोग नहीं हैं बल्कि वो हिमाचली भी शामिल हैं जिनके पास अपनी खेती की जमीन नहीं है। इन सभी को जमीन खरीदने के लिए सरकार की खास इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। अगर कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई घर या फ्लैट, और वो किसी शहरी इलाके जैसे नगर निगम या नगर परिषद के अंदर है, तो उसे खरीदने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये जो सारा नियम कानून है, यह असल में कृषि भूमि पर लागू होता है जो शहरी सीमा से बाहर होती है। अब ये सवाल भी मन में आता है कि आखिर इस कानून को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो रहा था? इसके जवाब के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। देखिए, साल था 1971, जब हिमाचल प्रदेश को एक पूरे राज्य का दर्जा मिला, और उसके ठीक एक साल बाद 1972 में ये कानून लाया गया। इसका मकसद एकदम साफ था, राज्य के किसानों की जमीन को बचाना, ताकि बाहर से पैसे वाले लोग आकर आसानी से उनकी जमीनें ना हड़प सकें। उस वक्त की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। हिमाचल की जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वो खेती और बागवानी पर ही चलती थी। मतलब जमीन सिर्फ एक संपत्ति नहीं थी, वो लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी का जरिया थी। जरा अंदाजा लगाइए, उस दौर में राज्य की लगभग 90% आबादी गांव में रहती थी और सीधे सीधे खेती से जुड़ी थी। 90%। इससे हम समझ सकते हैं कि जमीन का मुद्दा कितना नाजुक और कितना जरूरी रहा होगा। और एक और आंकड़ा देखिए, लगभग 60% किसानों के पास 6 बीघा से भी कम जमीन थी। मतलब छोटे किसान थे जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर थे और किसी भी मुसीबत में अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हो सकते थे। बस इसी मजबूरी का फायदा उठाने से रोकने के लिए धारा 118 को एक ढाल की तरह लाया गया था। तो ये तो हुई इतिहास की बात। लेकिन आज 50 साल बाद यही ढाल कुछ लोगों को एक दीवार जैसी लगने लगी है, और इसे लेकर कई नई चुनौतियां और विवाद खड़े हो गए हैं। जो गैर कृषक जमीन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ये परमिशन लेने की प्रक्रिया काफी कह सकते हैं कि जटिल और लंबी है। आपको अपना मकसद बताना होता है, फिर आपकी फाइल कई टेबल से होकर गुजरती है, अलग अलग विभागों से एनओसी लेने पड़ते हैं। मतलब ये एक थका देने वाली प्रक्रिया हो सकती है। और हाँ, कहने को तो ये है कि अगर सरकार आपके मकसद से संतुष्ट है तो अनुमति मिल जाती है, लेकिन हकीकत में ये इतना सीधा और आसान नहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस दावे में पूरी सच्चाई नहीं है। अब इस कानून को लेकर बहस भी तेज हो गई है। राज्य के अंदर ही जो हिमाचली कृषक नहीं हैं, वो भी इस नियम से नाखुश हैं। और जब आर्टिकल 370 हटा तो इस कानून पर भी उंगलियां उठीं और इसे भेदभावपूर्ण तक कहा गया। तो यहां दो पक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ आलोचक हैं जो कहते हैं कि यह कानून भेदभाव करता है और इसे खत्म कर देना चाहिए। दूसरी तरफ हिमाचल के ज्यादातर नेता इसका बचाव करते हैं। उनका तर्क है कि यह कानून राज्य की पहचान और किसानों के हितों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो इन सभी बहसों के बीच हाल ही में इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश हुई है।
सरकार ने सेक्शन 118 के तहत परमिशन लेने के लिए जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसे अब ऑनलाइन कर दिया है। मकसद है कि प्रक्रिया को थोड़ा आसान और ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात को समझना होगा। बदला क्या है और क्या नहीं बदला है। तो बदला सिर्फ प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो ऑनलाइन हो गई है। लेकिन जो असल कानून है, जो ज़मीन खरीदने के मूल नियम और शर्तें हैं, वो वैसी की वैसी ही हैं। ये कानून में कोई संशोधन नहीं है। तो ये पूरा मामला हमें एक बुनियादी कश्मकश पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा और दूसरी तरफ है राज्य के आर्थिक विकास की जरूरत, और इन्हीं दोनों के बीच संतुलन बनाने की ये एक बड़ी चुनौती है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ देता है। आज का भारत बहुत तेजी से बदल रहा है। ऐसे में क्या हिमाचल का ये 50 साल पुराना कानून सुरक्षा और प्रगति के बीच कोई नया रास्ता, कोई नया संतुलन बना पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।